चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 90 है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल लेक्चर नंबर 90 टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। और लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन हो गया था। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। आज हम लोग एप्लीकेशन और डायपोल पढ़ेंगे कि डायपोल में ऑल और केसेस हो सकते हैं। क्या एक डायपोल किसी आसपास के पॉइंट पर किसी प्रकार का इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, और उस इफेक्ट क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उस किसी भी जो रीजन जो उसके आसपास के क्षेत्र में पाया जाने की, उसके आसपास के एरिया में पाया जाना कोई पॉइंट होगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज का फोकस उस टॉपिक पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है, डायपोल को सबसे पहले क्या कर दिया हमने, प्लेस कर दिया किसी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब ये तो बहुत बेसिक है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप सर प्लेस कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, किसी भी चार्ज को, अगर वो सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेगी। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही होती है, क्योंकि हमेशा किसी एक डायरेक्शन में होगी। तो मैंने कहा कि इस डायपोल को उठाकर के, ये देखो एरो के हिसाब समझ में आता है कि इधर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा बहुत दूर, तो उसके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट होती होती आफ्टर अ सर्टेन लार्ज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये सब सिखा दिया था ना मैंने। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स जो लगाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज के लिए पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव के लिए खींचेगी, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज खींचता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी डायपोल के अंदर जो कि प्लेस है, अगर उसके डायपोल मोमेंट का एंगल देखा जाए विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एंगल कितना है थीटा, एक एंगल थीटा पे हमने प्लेस कर दिया एक डायपोल को, तो उस डायपोल के एक एंड पर जो फोर्स लगेगा वो QE लगेगा, एक तरफ लगेगा माइनस QE। इट विल जनरेट अ टॉर्क। कहां पढ़ा था ये सब, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉर्क की, जिसको अपन क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये 11th की बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आपको नहीं पता है। तो टॉर्क कहां लगता है सर, टॉर्क आपने लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, मतलब इट इज टाइप ऑफ फोर्स। लेकिन जब भी ट्रांसलेशन यानी कि लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो वहां टॉर्क नहीं हो सकता, वहां पर डायरेक्टली फोर्स लगाते हैं अपन, एक्सटर्नल फोर्स F = ma लिखते। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, ऐसे केसेस में वहां पे जो फोर्स लगता है वो आपका ट्रांसलेशन फोर्स नहीं होता, वहां पे लगता है टॉर्क। तो किसी भी चीज को अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना है तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता, ठीक। वहां काम करता है कपल फोर्स। जैसे अगर मुझे इस पेन को सर्कुलर पाथ पे रोटेट कराना है, तो मैं इस, देखो ध्यान से, ये इसका क्या हो गया, दोनों फोर्सेस के बीच का सेपरेशन, ठीक है। एक नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ एरो मान लो। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, कर सकता हूं, वैसे तो कर दिया ना मैंने। एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स, दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है कि नहीं है। अब ये दोनों देखो परपेंडिकुलर है, जब मैं इसको साथ में ले चलूंगा तो क्या ये सर्कुलर घूम रहा है, अरे ये तो सर्कल सर्कल चल रहा है ना। और क्या हमेशा ये एक दूसरे के पैरेलल बने हुए हैं, नहीं सर, एंटी पैरेलल है। अरे अपोजिट है ना, एक इधर जा रहा है और एक, है कि नहीं। और क्या ये जिस सेपरेशन पे है वो सेपरेशन परपेंडिकुलर है फोर्स के अंदर, आप कहेंगे यस, है कि नहीं। देखो ये जो सेपरेशन है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, 90 डिग्री पर है फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये दोनों फोर्स को जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल हैं, और साथ साथ में जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर हैं, इनको साथ में कहा जाएगा एक कपल फोर्स। जब दोनों साथ में काम करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो इसका भी QE है और इसका भी QE है, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या काम कर रहा है, दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट। तो ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, टॉर्क क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ये घूमता है। समझ में आया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बॉस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज। अगर हम वेक्टर कहेंगे तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी हो ही गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे ना। तो क्या क्या ये जो सेपरेशन है, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके बीच में, क्या नहीं, नहीं है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन बनाओ जरा। सर ये लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि जिस लाइन पर वो फोर्स लाई करता है, ठीक, ये इसका लाइन हो गया, सही है क्या, सही है ना, सही जा रहे हैं ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो सकता है, सिर्फ होगा या नहीं होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना, अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है टॉर्क, तो
वी नीड परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब है सर इसको कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक वेक्टर है सर जिसकी वैल्यू कितनी है, डी, है ना भाई, यही तो है सेपरेशन। और वो कितने एंगल पर है सर, वो तो एक्स एक्सिस से देखो ना, ये एंगल दिया है, कितना है ये, थीटा सर, है ना। और इसका एक कॉस कंपोनेंट होगा जो इसके जस्ट नीचे लाई करेगा, शैडो, कितना होगा भाई, डी कॉस। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो कि जस्ट इसके सामने लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड डी साइन। और सर ये वाली जो लाइन है, ये अगर देखा जाए इसके भी पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन। तो डी साइन का क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं पता है? फोर्स तो एक कोई भी एक ही लेते हैं, कोई कपल फोर्स में जो फोर्स होते हैं दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, बस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो यहाँ से देखो ध्यान से बच्चे, बच्चू लाल, ये प्रूव कर दिया तुमने, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर्स कितना है, QE, ये क्या है, D साइन थीटा, मैंने मैग्नीट्यूड की तरीके से दिखाया, तो प्रूव हो गया QED, यही प्रूव करोगे। अब वेक्टर में करना है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी ना, कोई बात नहीं, तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो हमें अच्छे से पता है, रिवीजन के लिए मुझे पता है आप बहुत तेज हैं, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चा, AB साइन, और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए एक यूनिट वेक्टर साथ में चलता है ना। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पर वेक्टर क्या है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर, यही दो वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहें तो अपन लिख सकते हैं QE क्रॉस, सही है क्या, सही है ना, लिख डालो। जल्दी लिखिए इसको, इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये दोनों चार्ज क्या हो गए आपके, दोनों चार्ज एक पाथ फॉलो करेंगे, दैट विल बी अ सर्कुलर पाथ, है ना। और सर्कुलर पाथ के लिए इसका इनके ऊपर लग रहा था टॉर्क, तो मैंने आपको क्या सिखा दिया, हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क। अभी इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कि वर्क कितना किया हमने इसके लिए, ठीक है, तो वर्क डन भी निकालेंगे। चलो आगे बढ़े भैया, तो अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है, क्या मैंने बोला, इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर अपने को लिखना है, तो जैसा कि इसका रोटेशन जो दिखेगा वो देखो QE, देखो ये इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है, ये पेन को मैं आगे तक पुश करता हूँ, इसको पीछे की तरफ, देखो क्या हो रहा है, इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये क्लियर हो गया, मतलब ये घूमेगा ऐसे, है ना, ये ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो अगर ऐसे घूमेगा तो हमें भैया क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल होता है ना, किस तरफ जाएगा, ये भी तो रोटेशन भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा ये बताओ कि अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो सर्कुलर मोशन में जो आपका टॉर्क होता था वो एक्सिस पे होता था कि नहीं होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ। तो ये हो गया इसका रेडियस यानी कि सेपरेशन, और ये हो गया आपका फोर्स। तो आप कैसे करते हो, यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते थे, जब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, टॉर्क हमारा हमेशा एक्सिस पे आता है कि नहीं आता है, कुछ याद आ रहा है कि जो दो वेक्टर होते हैं उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, अरे A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट आता है वो A के परपेंडिकुलर और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, वेक्टर आता है थोड़ा, चलो वेक्टर बेसिक मैथ में पढ़ाएंगे, तो जान लो, अभी बता दे रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों वेक्टर के जिस भी प्लेन में होगा, जैसे मान लो एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, हम A क्रॉस B लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे A क्रॉस B, तो इसका रिजल्टेंट निकालने का क्या होता है भैया, राइट हैंड थंब रूल,
हाँ, या स्क्रू रूल सबसे अच्छा होता है, स्क्रू रूल, क्योंकि जिसको कंफ्यूजन होती है उसके लिए क्या है, स्क्रू। स्क्रू कैसे टाइट होगा, स्क्रू का जो आपका शार्प एंड होता है, जो टिप होता है, उसको यहाँ रखते हैं और फिर घुमाइए, ठीक है। सुनिए सुनिएगा ध्यान से, इधर से घूम रहा है, इधर से घूम के आएगा, ये बेस है तो बेस से किधर आएगा, बी तक। जब ये घुमा रहे हैं तो ये टाइट हो रहा है या लूज हो रहा है, टाइट हो रहा है ना, ये इसका मतलब अंदर जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंदर की तरफ। एंड दैट रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अरे यार इस पेन को ऐसे रख दो ना, ये देखो इससे परपेंडिकुलर और इससे परपेंडिकुलर आ रहा है। तो ये होता है, ये छोटी सी बात पता, सब पता होना चाहिए, ये नहीं पता रहेगा तो कभी भी आप रिजल्टेंट निकाल नहीं पाओगे। ठीक, टॉर्क हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बहुत छोटी छोटी बात नहीं, इसीलिए हम इसको चेंज करने वाले। क्यूई क्या होता है तुम्हारा, क्यूडी क्या होता है, माफ करना, क्यूडी इज डाइपोल ना, Q इंटू डी इज डाइपोल मोमेंट। तो मैं लिखूंगा इसको पीई साइन थीटा, और मैं इसको लिख सकता हूं P क्रॉस, क्या मैंने सही लिखा, सही है कि नहीं है। P क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखो यहाँ से अब तुम्हें इससे आसानी हो जाएगी, P क्रॉस T करना तो सामने से कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने ये काम किया। अच्छा, अब मैं जो एक बात पूछने वाला हूँ, नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0, ये पता है ना, क्योंकि सर नेट फोर्स आपने सिखाया था, जितने भी चार्जेस हैं उनका क्या कर दो, उनको सिर्फ और सिर्फ आप उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उनको वेक्टर सम कर दो। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम कर देंगे। तो सर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, ये प्लस क्यू ही, ये माइनस क्यू ही, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। लेकिन क्या जीरो स्केलर बोलूंगा, नहीं, जीरो वेक्टर आएगा। समझ में आया। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा डाइपोल पर, ये याद कर लो, रट लो इस बात को, कि नेट फोर्स एट ए डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज ऑलवेज जीरो। समझ में आया, तो ये बात मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, मेन चीज लिखवा ली, टॉर्क लिख डालो। अब से एक टॉपिक पढ़ेंगे, वर्क डन। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अगर एक डाइपोल है, अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ कार्य भी तो हो रहा होगा, होगा या नहीं होगा, होगा ना। ये हो गया बेटा डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग विद द डाइपोल मोमेंट। अब वर्कडन की बात करते हैं, तो वर्कडन में डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो बचपन से पढ़ के आए हो ना वही डिफिनेशन बताना। वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात है ना, मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब जो हमारा मोशन हो रहा है, क्योंकि वो लीनियर यानी कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, तो फोर्स एफ वाला हम ले नहीं सकते, तो उसका दूसरा भाई कौन है, सर्कुलर में टॉर्क होता है, अभी तो बताया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा भाई होता है सर्कुलर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, ई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे ये मल्टी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मत ले लेना इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ। और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सवाल तुरंत आने चाहिए ना कि सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या होता है, एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डी थीटा यानी कि जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और आंसर चाहिए वर्क, वर्क मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो अपन क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसीलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ डॉट। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। अब टॉर्क और डी थीटा का जो आपका, अगर उनके बीच का जो एंगल है, वही तो सारा खेल है ना। तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे अपन, लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इसको हम ऐसे करें, स्केलर फॉर्म में लेकर के चलिए और इसको करें सॉल्व, तो हम अगर कहते हैं डी थीटा मतलब, डी थीटा इसको समझ नहीं आता है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर ये पाथ है, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का थीटा है,
कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गया सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो थीटा है, तो डी थीटा क्या होगा, इसी का कोई छोटा सा हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने ए से बी तक मोशन कराया, यानी कि जब थीटा इज इक्वल टू थीटा बराबर 0 से लेकर के थीटा बराबर थीटा तक, मैंने 0 से थीटा तक मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट करा, मैंने कुछ वर्क करा होगा, तो अगर इसका वर्क W होगा तो डी थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है अगर हमें पूरा निकालना है तो हमें एक ही चीज सिखाई गई, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। तो अगर मान लो डाइपोल जब इनिशियली था तो कोई एंगल थीटा 1 था, और बाद में जब उसको मैंने देखा तो उसका जो एंगल था वो कितना हो गया, थीटा थीटा 2 हो गया, ठीक। मैं ऐसे मान सकता हूँ ना, इसका अपोजिट ही मान सकता हूँ कि पहले वाले को एंगल थीटा 1 कर दो, बाद में थीटा 2 कर दो, कुछ भी कर सकता हूँ ना, तो मेरे पास तो है ये ऑप्शन। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, हो रही है ना कुछ ना, वेरी गुड। तो लिमिट क्या होगी, थीटा 1 से, ठीक, अब जरा पढ़ लो, when a dipole is placed at an angle theta to an electric field, the torque due to electric field will be P sin theta, ये पढ़ा चुका हूँ। work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2, इसके लिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया, समझ में आया कि नहीं आया। तो W, ये इंटीग्रेशन और dW क्या होगा, छोटे छोटे वर्ग को तब तक जोड़ो जब तक पूरा वर्ग ना मिल जाए, तो पूरा वर्ग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा बॉस। टॉर्क क्या होता है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है P sin, ठीक है बच्चे, P बाहर चला जाएगा, ठीक है, PE बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, थीटा 1 से थीटा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो बेसिक मैथ की क्लास करेगा 3:30 बजे, ठीक है। देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना। सी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, पीई, उसका बहुत कहानी है, काहे उसमें घुस रहे होगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जब बताएंगे तब सुनना, बेसिक मैथ में cos थीटा, है ना, और लिमिट क्या हो जाएगी, थीटा 1 से, सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लो, क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ठीक, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया और प्लस वाली को पहले, ये आपने अपना डेरिवेशन कर लिया खुद से। अब कुछ एंगल्स दे रहा हूं और फटाक से मुझे बताना वर्क डन कितना होगा। अगर मैंने 0 से 180 पे किया, थीटा 1 क्या है 0, थीटा 2 क्या है 180, डायरेक्टली आंसर बताओ देख करके ऐसे बिना पेन चलाए, तो क्या हो जाएगा cos 0 1 और cos 180 -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2p आंसर आ गया। आया कि नहीं आया 0 से 90 में, जल्दी जल्दी बताओ, 0 से 90, cos 0 1, cos 90 0, p, है ना, है कि नहीं, 0 से 270, अब बताओ बस हो गया। cos 270 कैसे निकलेगा यार, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन का साइन कॉस का कॉस, तो 180 प्लस 90 मतलब cos 90, cos 90 0 ना, हाँ, है कि नहीं, गलत कह रहा हूँ, साइन क्या होगा निगेटिव होगा, बस निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज क्वाड्रेंट रूल याद है, अपना इलाका है क्या टैन में, नहीं है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, कि सेकंड क्वाड्रेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 180 प्लस कुछ भी जाएंगे तो थर्ड है ना, तो माइनस में आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कितना टाइम लगाओगे भाई, परसों तक बताओ क्या,
चलो हो गया ठीक। वो -0 और +0 का मतलब नहीं है, आएगा पीई। 0 से 270 में आंसर पीई आएगा, पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो देखो, सब बस बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डाइपोल की भी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। ये कैसे पॉसिबल है, फिगर बनाना सीख लो फटाफट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल मैंने प्लेस किया, ये +q था और ये आपका -q था। ये था बेटा डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था एंगल थीटा, ये है आपका QE, और ये जो खींच रहा है ये इसको इधर खींच रहा है। ये तो बढ़िया है ना। देखो इस पेन को ये वाली उंगली आगे धकेल रही है, ये पीछे, ये ऐसे ही जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो तो इसका मतलब ये इस तरीके से रोटेशन कर रहा होगा, दिस इज डायरेक्शन रोटेशन। जब ऐसा हो जाएगा तो प्लस चार्ज इधर चला गया और माइनस चार्ज, ठीक, और डाइपोल मोमेंट माइनस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी, इसी कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि अब ये इसके आगे कहीं नहीं जाएगा। अभी मैं प्रूव करूंगा ये भी, कोई बात हवाबाजी वाली नहीं चल रही है। कैसे कहता हूं, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज 0। नेट फोर्स तो पहले भी 0 था, लेकिन टॉर्क, नेट टॉर्क इज आल्सो 0, नेट टॉर्क इज आल्सो 0, वर्क डन विल बी 0। अब देख भी लेते हैं। अब बता मुझे यहाँ पर इसके ऊपर रिपल्शन होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ये हो गया तेरा QE और ये तेरा हो गया QE -QE। ये तो वाली बात हो गई, पेन को ऐसे खींच रहे हैं, राइट। और जब ऐसे खींचेंगे तो पेन कहीं जाएगी कभी, इसीलिए कहते हैं इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया, तुम आए कहने इसको ऐसे हम थोड़ा सा नीचे करके छोड़ देते हैं, तो व्हाई वी आर सेइंग इट एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम की खासियत ये होती है कि अगर उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दोगे तो वो खुद इतनी क्षमता रखता है कि वापस उस पोजीशन पर आ जाए। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता है, अगर तुमने उसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो वापस कभी नहीं आएगा। ये मैं बताऊंगा, अभी मैं उधर दिखाऊंगा ये चीज, ठीक है। इधर फिर भी सिखा देता हूँ, एक बार और मेहनत करता हूँ। तो अगर देख लो जिसको नहीं आया अब आ जाएगा, और अभी भी नहीं आया तो फिर तो रट जाना, और कुछ ऑप्शन नहीं है। ये है तेरा डाइपोल, ठीक है, ये है तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। एक अब आराम से देख लो, एक बार मैच कर लो फिर छोड़ देना, मत देखना। फिर हमने कहा अब ओरिएंटेशन ये कर दिया, ये मैंने एक्सटर्नल बल लगाया क्योंकि इसके पास तो क्षमता थी नहीं, मैंने अभी तो सिखाया ना, ये खुद ब खुद ऐसा नहीं कर सकता। तो ये है इसका डाइपोल मोमेंट और ये है इसकी इलेक्ट्रिक, ठीक है भैया। एंगल अब ये बन रहा है नीचे, यही तो बन रहा होगा। अब मुझे बताओ फोर्स क्या लगेगा, फोर्स तो यही लगेगा ना। और ये मुझे बताओ, इस पेन को देखो ध्यान से, इसको मैं अब ऐसे कर दूं, ठीक। अभी ध्यान रखना, ये वाला हाथ इसको नीचे कर रहा हो, ये उस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, देख लो ना, ये ओरिएंटेशन है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी डायरेक्शन देखो उंगली की फोर्स की सेम है, और ये देखो इस तरफ। अब ये ऐसे करना है, हाथ थोड़ा तोड़ देंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी इसको इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, और जब खींचेगा तो हमेशा ये इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका रोटेशन क्या होगा, हमेशा ये हमेशा चाहेगा कि वापस से। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था, मैं आया इसको ऐसे करके छोड़ दिया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। देख लो, बाद में समझ नहीं आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब मैंने एक्सटर्नल डिस्टरबेंस दी और जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स अपना हटाया, ये खुद अपने पुरानी पोजीशन पर चला जाए, खुद से रीस्टोरिंग पावर होनी चाहिए। समझ में आया, दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दिखाता हूं मैं, सीधे अनस्टेबल दिखाऊंगा, बीच वाला तो ऐसे ही है, ठीक है। ये देखो, देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इधर है, ठीक है। लेकिन अब फिर से देखते हैं, नेट फोर्स यानी कि नेट टॉर्क इज अगेन 0, यानी कि इक्विलिब्रियम तो ये भी है सर, क्योंकि आपने सिखाया था इक्विलिब्रियम मतलब कि जो भी आपका एक्शन लेने वाला फोर्स है वो 0 होना चाहिए। वो आपका यहाँ पर क्या है, टॉर्क है, बिकॉज सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो ये भी क्या है सर, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं, अब ये मैं बता।
ठीक है, वर्क की बात तो अभी अपन कर चुके हैं, प्रूव कर दिया था मैंने, है ना। थीटा 1 0 था और cos 180 -1 था, माइनस प्लस तो 2p आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये अनस्टेबल क्यों है, जरा इसी में चेंजेस करता हूं मैं। ठीक है, दोबारा फिगर कॉमन है, ये माइनस क्यू को हटा दो, ये प्लस क्यू को हटा दो, इधर से हटा दो, चेंज होगा। देखो ध्यान से, ये हो गया तेरा प्लस क्यू और ये तेरा हो गया एक। अब इसको कौन इधर खींचेगा, इधर की तरफ, वो तो हमेशा अट्रैक्टिव होगा ना इधर, है ना। और इधर क्या होगा, रिपल्सिव होगा। और ये था तेरा डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन, क्या हो गया, ये डाइपोल हो गया। और ये हो गया तेरा एंगल, कैसा है, ऑब्ट्यूज है क्या, ऑब्ट्यूज है, 90 से ज्यादा बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना। अब मुझे बताओ, क्या ये वापस घूम के आने वाला है क्या। अब तो ये पेन ऐसे रखी है, ये एक इधर आदमी खींच रहा है और एक इधर तरफ, तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा ना। ये किस तरफ भागेगा, हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाकर के ये खत्म करने की कोशिश करेगा। तो यही होता है, अनस्टेबल में अगर डिस्टर्बेंस लेकर के आओगे, ऐसे पड़ा है तो पड़ा रहेगा, लेकिन तुमने जरा डिस्टर्बेंस किया तो ये किधर भाग के जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन स्टेबल में क्या सीन है कि तुम डिस्टर्बेंस करोगे तो वापस से वो, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है मोशन वाले टर्म में कि ऑब्जेक्ट कभी वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो अनस्टेबल है। देखो ना, ये पुरानी पोजीशन में कभी आ पाएगा क्या, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज अप्रोचेस टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th में कई बार आता है, इसलिए बता रहा हूँ, एचटीएम में भी आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो ये जो स्टेबल अनस्टेबल की डिफिनेशन जो बता रहा हूँ, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। जिसने ये समझ लिया, स्टेबल वही होगा जहां पर वापस से खुद पे पहुंच जाए, और अनस्टेबल ये होगा कि अगर डिस्टर्बेंस दे दे तो वापसी का कोई चांस नहीं है। अब एक और है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल ऐसा स्टेट होता है कि तुम अगर एक झापड़ मारोगे तो जैसे तुम मार के छोड़ोगे वैसे पड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो गांधी जी वाला सिस्टम है, एक मारोगे तो बैठा दूसरा का इंतजार कर रहा है, वो कुछ करेगा नहीं। न्यूट्रल मतलब यही है कि जितना तुम उसको चेंज कर दोगे उसी स्टेट में वो, अगर मान लो मैंने इसको शिफ्ट करके ऐसे रख दिया तो वैसे ही पड़ा रहेगा, ना वो अपनी वापसी करने वाला ना कहीं जाएगा। ये होता है न्यूट्रल, जो कि इसमें पॉसिबल दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, तो कुछ भी नॉर्मल है। अपने 90 के तो वर्क कितना हो जाएगा, P टॉर्क इस समय मैक्सिमम होता है, इस ओरिएंटेशन में सबसे ज्यादा बल लगेगा। देखो समझ में आया, इसमें टॉर्क मैक्सिमम, फिर बाद में घटता जाता है टॉर्क। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी बात है, यहाँ मैक्सिमम एक्सीलरेटर रहेगा गाड़ी का और यहाँ के रुकना भी तो है, तो टॉर्क घटना चाहिए ना। अगर सोचो टॉर्क यहाँ पर, अगर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा तो गाड़ी यहाँ रुकेगी क्या, जब रुकना होता है पहले स्टार्ट करते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं तेजी से, फिर धीमे धीमे गाड़ी, फिर एक्सीलरेटर नॉन हो जाता है, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है इस ओरिएंटेशन में जो फोर्स है, देखो मैंने फिर से बताया, फिर से बता देता हूँ, टॉर्क के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो अपने सेपरेशन के, ये सेपरेशन है। ठीक है, पिछले ओरिएंटेशन में जो हमने प्रूव किया था, इसमें एक देखो, इसमें एक कंपोनेंट आ रहा था डी साइन थीटा, डी साइन थीटा तो डी से छोटा होगा ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए मैक्सिमम कब होगा, जब सेपरेशन क्या हो जाए, फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैक्सिमम है, ये नोट कर लें। इसमें बहुत कुछ सिखाया मैंने, इसके आगे की चीज भी सिखा दी है। अब वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे अगली हेडिंग में। जल्दी नोट करो, चलो भाई देखो, अब जिसको ये पीछे का टॉपिक आ गया उसके लिए टॉपिक बहुत आसान है, जिसको नहीं है वो सुनो। क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल placed in a uniform field is defined as the work done in rotating a dipole from a direction perpendicular to the field to the given direction। तो कह रहे हैं जो एनर्जी अभी जो सिखाया था पिछली बार, क्या पढ़ा था अपन ने, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन है वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि वर्क कितना है, बस जो जो वही बताया था ना, किसी का फायदा तो किसी का, तो अगर ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है तो ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा
टू था तो उल्टा हो जाएगा माइनस साइन लगने की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करो लिखो। तो आप ऐसे कर सकते हो क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री, या थीटा लिख दे, 0 या फिर थीटा। 90 आप जानते हो कैसे रहा होगा, अभी ये एंगल कितना बना थीटा, तो पहले ओरिएंटेशन क्या रहा होगा, एक यहाँ चार्ज रहा होगा और एक चार्ज, ये तो यार यही बन गया, ऐसे नहीं बनाएंगे, अपना डायग्राम अलग बनाएंगे, इनको बनाने से जो बना अपना डायग्राम ये प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन कितनी हो गई, डाइपोल मोमेंट ये पी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना 90, बाद में कितना बन रहा है देखो, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है थीटा, ठीक, तो 90 से घुमा करके थीटा पर रोक दिया। तो उसके लिए आपसे कहा गया कितना वर्क हुआ बताओ, ये तो निकाल लोगे तुम, क्या हो जाएगा फॉर्मूला पीई साइन थीटा, पूरा डिवीजन नहीं करेंगे, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या का, कहां घटाऊंगा, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 कितना है, कहां थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा, फिर माइनस साइन बाहर रखना है ना, कितना आएगा उनका, कितना आएगा बताओ, लिमिट क्या थी यहाँ पर, थीटा 2 इज योर थीटा एंड थीटा 2 इज योर थीटा एंड थीटा 1 इज योर 90, तो फॉर्मूला लिखा था तुम्हारी खुशी के लिए, ये 0 हो जाएगा, देखो माइनस पीई कॉस थीटा, और लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, सही लिखा, ठीक है। तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, लिखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं, W92 थीटा इज इक्वल टू चेंज इन U, ठीक है ना भैया, कर डालो। तो अगर हम थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल 90, यही तो लिखेंगे ना वरना, सही है, तो लिख डालो। तो यहां से क्या आ जाएगा, पीई कॉस, ठीक है, ये आपका आंसर, ये पॉजिटिव में आया है, क्यों, क्योंकि वर्क किसमें है नेगेटिव, ये अपोजिट जो लिखा हुआ है फाइनल मैच इनिशियल नेचर बदल जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक, तुम्हें नहीं आया ना, बहुत ही ज्यादा गंभीर अवस्था में हो तो नहीं आया ना, मुझे ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं आया, ऐसा कोई हम बुरा नहीं मान जाएंगे, हमारा तो रोज का यही है, रोज इन गधों को पढ़ाना है, जिसको आता हो तो खुद से कर लेगा, मिट गया तो मिट ही गया, पढ़ाना तो हमको पूरा ही पड़ेगा। देखो इतनी बात समझ लो, अगर नहीं आता तुमको, यहाँ मैंने कहा 90 से मैं गया थीटा, ठीक है, आराम आराम चल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला तुमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से तुम कहती हो कि पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और अगर आप माइनस साइन को अंदर नहीं ले जाते हैं तो, मैं जानबूझ के अंदर नहीं ले जाना चाहता हूँ ताकि ये माइनस है, बाद में पोटेंशियल प्लस में आ जाएगी तो हमें अच्छा लगेगा, है ना, अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव दिखाने, यही तो बात है ना, तो हम वो नहीं चाह रहे थे इस बार, तो थीटा कंपेयर करो, थीटा 1 क्या है, है ना, थीटा 2 क्या है, यही तो है ना, पुट कर डालो, थीटा 2 कितना है थीटा, और थीटा 1 कितना है 90, थीटा और ये जाएगा cos 90 क्या होता है, ठीक है,
तो अब जाकर के घर पे पढ़ना वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसमें होगा वर्क डन थीटा 1 से थीटा 2 करेंगे, उसकी वैल्यू बराबर होगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल चेंज का मतलब क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बाद का एंगल कितना है, थीटा 2, पहले का एंगल कितना, समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए नेचर पलट जाता है। यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 की बात हो रही है, यहाँ देखो जो फॉर्मूला लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, माइनस साइन आएगा, तो वर्क का फॉर्मूला कितना आया था, माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो ये देखो पीई कॉस थीटा, वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच का एंगल ही वो थीटा है, यानी कि पूरा सूट कर रहा है ए डॉट बी वेक्टर वाला फॉर्म। तो लिख सकते हैं अपन माइनस पी वेक्टर डॉट, ये लो भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक सेंटेंस लिख लो तुम, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा। लिखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज defined as the total work done in rotating dipole in rotating dipole from theta 1 to theta, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा डेल्टा बना लो, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके पूरा स्टेटमेंट चाहिए, डेल्टा ही था ना, अभी तो लिखा पूरा मैंने, ठीक है ना बाबू, लिख डालो। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में यहाँ से आया u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस, ठीक भैया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसको याद कर लेना, अगर ये लाइन समझ में नहीं है तो फिर से पूछ लो, ये आ गया, इतना तो याद कर सकती हो कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन जो रोटेट करने में इस डायपोल को लगता है उसके बराबर होगी। अब इससे ज़्यादा आपको इसमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं। एक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कह रहे हैं अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है बार बार, ठीक है। मान लो पहले 10 वोल्ट मीटर है, फिर 1 सेकंड बाद हो गई 12 वोल्ट मीटर, फिर हो गई आपकी 10 वोल्ट मीटर, देखो यूनिफॉर्म तो नहीं थी, हर सेकंड वो बदल रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is E, the interaction energy of the dipole at this point is given by U is equal to minus P dot E, यानी कि minus PE उस टाइम पर जो एंगल बनेगा that is cos theta, ठीक है। इसने बोला कि उस पर्टिकुलर टाइम पर जब वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, बाद में वो E डैश हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर आपकी फिर से एनर्जी बदल जाएगी, P डॉट E डैश हो जाएगी, माइनस P डॉट E डैश, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती जाएगी, एनर्जी भी बदलती जाएगी। Now the force on dipole due to electric field is given by, देखिए क्या लिखा हुआ है, force is equal to minus change in energy upon change in its position, position यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, डायपोल अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P डॉट D अपॉन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, इतना लिख डालो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क करके कर लेना, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, करिए, लिखिए लिखिए लिखिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ, इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यार डायपोल का डायरेक्शन कैसे बदलेगा, ये भी आएगी क्वेश्चन, डायपोल में एक ही डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा तब की बात हो रही होगी, यही तो है, और कोई तरीका है ही नहीं। अरे डायपोल का क्या डायरेक्शन होता है, डायपोल डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कि नहीं। तो ये सब छोटा न्यूमेरिकल में ये सब सेंटेंस का यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना,
नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। तो देखो भाई एक डाउट है कि लास्ट जो टॉपिक था उसमें बर्डन वाली बात है, तो बेटा यार इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे मैंने बताया था जब भी किसी बॉडी पर आप कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपका जो कार्य है, आपका कुछ ऊर्जा खर्च कर रहा है, तो आपने जो वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ऊर्जा के फॉर्म में उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को यहाँ पर कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला था कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो भी एनर्जी में बदलाव आएगा किसी बॉडी के अंदर, उसकी वैल्यू जो आपने कार्य किया बॉडी के ऊपर, अगर हमने यहाँ पर कार्य क्या किया, हमने θ1 से θ2 तक उसको रोटेट कर दिया, पहले किसी कोड पर रखा था फिर घुमाकर किसी और कोड पर रख दिया, तो जो मैंने कार्य किया उस बॉडी के अंदर वो ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी -p cos θ। समझ में आया कि नहीं आया? जहां पर इस केस में मैंने जो लिया है, हमने 90 से शुरू किया है और थीटा पर जाकर के रुक गए। ठीक, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो किसी एंगल पे होगा तो यहाँ पर भी एंगल का चेंज दिख जाएगा। तो ये फॉर्मूले से क्या फायदा है, अगर मैं लिख दिया u थीटा तो आप लिख दोगे -p cos θ, तो मैं लिख दूंगा u θ1 तो आप लिख दोगे -p cos θ1, मैं लिख दूंगा u θ2 तो आप लिख दोगे -p cos θ2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेंज निकालना भी आसान हो गया, समझ में आ गया? तो ये होता है इसमें, इतनी छोटी सी बात है और इसीलिए मैंने u का फॉर्मूला लिखा ताकि आप ये कभी बना सको। ठीक है, अब समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में, और उस पर डायपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।